बच्चों, आज हम सब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने स्वर संधि के बारे में बताया था कि जब स्वर से स्वर का मेल होता है और उसके परिवर्तन से जो संधि होती है वह स्वर संधि होता है। किंतु बच्चों, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन से व्यंजन का मेल या फिर स्वर से व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। जैसे देखो, इन शब्दों में भी हम परिभाषित कर सकते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, सत चरित्र। सत में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? अस्वर नहीं न है, यहाँ पे त व्यंजन का उच्चारण किया गया है। यहाँ पे त और यहाँ पे च, यानी यहाँ पे भी त और च दोनों व्यंजन है। व्यंजन से व्यंजन का मेल होने पर, इस संधि करने पर बन गया सच्चरित्र। इसी प्रकार जगत ईश। अब देखिए, यहाँ पे व्यंजन है किंतु यहाँ पे स्वर है, तो स्वर और व्यंजन के मिलने से जो संधि हुई वह व्यंजन संधि कहलाती है और इन दोनों के मिल से बना जगदीश। व्यंजन संधि के नियम। बच्चों, व्यंजन संधि का पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अर्थात जब कोई भी शब्द में पहला वर्ण, यदि देखो वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या होता है? वर्ग का पहला वर्ण यानी क च ट त प। क च ट त प यानी जब शब्द का आखिरी वर्ण क च ट प हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ग घ ज झ ड ध द ध ब भ य र ल व ह या कोई स्वर हो, अर्थात बच्चों उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तब वह क को ग में परिवर्तित कर देते हैं, च को ज में बदलते हैं, ट को ड में परिवर्तित करते हैं, त को तीसरे वर्ण यानी द में और प को तीसरा वर्ण यानी प फ ब तीसरा वर्ण हुआ यानी ब में परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण में देखिए, दिक धन अंबर। अब देखो बच्चों, क है पहला, वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क है। अब उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, यानी कोई जब स्वर आ जाए तो इस स्वर को हम किस में बदलते हैं? इस वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? क ख ग तीसरा वर्ण है। अब देखो ग यानी क का ग हो गया और अस्वर मिल गया तो ग अब बन गया दी, क का लोप होके ग बन गया दिगंबर। इसी प्रकार अच धन अंत में भी देखिए, च का तीसरा वर्ण ज होता है तो च छ ज तीसरा वर्ण हुआ और अस्वर हुआ, दोनों को मेल करने पर बन गया ज, तो बन गया अजंत। सत धन उपयोग। त पर वर्ग का पहला वर्ण है, त वर्ग का पहला वर्ण त है और उसको तीसरे वर्ण में जब परिवर्तित करेंगे तो तीसरा वर्ण क्या हुआ? त थ द यानी द हुआ। द धन उ यानी इसको द पे छोटा की मात्रा लग गया, दु यानी स द का त का लोप होके द में बदल गया तो सदुपयोग। इस प्रकार ये व्यंजन संधि का पहला नियम है और इसे बच्चों, इस नियम को आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप ये परिवर्तन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। व्यंजन संधि का दूसरा नियम। दूसरे नियम के अंतर्गत वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब देखो बच्चों, इसके पहले मैंने वर्ण को वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन बताया था। अब पांचवें वर्ग में परिवर्तन कब होगा? जब क च ट त प के बाद म या न आ जाए। यदि म या न आ जाए तभी क को अंग में परिवर्तित करते हैं, च को पांचवा वर्ण क्या हुआ? इ, ट का पांचवा वर्ण अड़, त का पांचवा वर्ण न और प का पांचवा वर्ण म में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार यह उदाहरण देखिए, उत यानी त वर्ग का पहला वर्ण क्या है? त है। अब इसका पांचवा वर्ण क्या हुआ? त थ द ध न यानी न, और न यहाँ पे लिखा ही है व्यंजन, न को न उतार दिए तो आधा न पूरा न। यहाँ पे देखिए बच्चों, न के नीचे हलंत है तो ये आधा न और ये पूरा न। अब बन गया उ आधा न पूरा न ति, उन्नति। इसी प्रकार तत् धनमय, त का पांचवा वर्ण न हुआ। यहाँ पे देखिए त का पांचवा वर्ण क्या हुआ? न है
यानी त का पांचवा वर्ण न और मैं, तो यहाँ पे आधा न यानी न की तन हलंत लगाए तो यह आधा न, तो त आधा न मय, तन्मय। व्यंजन संधि का तीसरा नियम। इस नियम के तहत बच्चों त से संबंधित कुछ नियम है, जिसमें त वर्ण के बाद यदि च छ आ जाए तो त का च यानी देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, उत यानी त वर्ण है, त के बाद यदि हम क्या बोले थे च आ जाए, यानी त के बाद च आ रहा है तो त का हम किस में परिवर्तित कर देंगे, च में। त को हम च में परिवर्तित कर देंगे, तो यहाँ पर उ आधा च पूरा च र चार उच्चारण बन गया। इसी प्रकार अब देखिए त के बाद यदि ज या झ आ जाए तो त का ज हो जाता है। देखिए त के बाद यहाँ पे सत और यहाँ पे क्या लिखा है जन, तो त के बाद क्या आ रहा है, ज वर्ण आ रहा है, तो ज को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, यहाँ पे त को हम किस में परिवर्तित देते हैं, ज में, तो बन गया आधा ज पूरा ज यानी सज्जन। अब देखिए त के बाद यदि ट या ठ आ जाए, ट या थ आ जाए तो त को हम ट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे त को हम किस में बताएं, ट में परिवर्तित कर देते हैं, यानी त का ट बन गया, तो यहाँ पे टटीका। अब देखिए त के बाद यदि ड या ढ आए, यहाँ पे देखो ड आया है ना, तो त के बाद यदि ड या ध आ जाए तो त को हम ड में परिवर्तित करते हैं। तो जैसे उड्डयन क्या बन गया, उड्डयन। इसी प्रकार त के बाद यदि ला आ जाए तो त को हम ल में परिवर्तित करते हैं। जैसे बच्चों देखो त को ल यानी त के बाद यदि ल आ जाए, यानी देखिए यहाँ पे लेख में ल आया है तो यानी त को हम ल में परिवर्तित करेंगे, तो आधा ल और ल पे एक ही मात्रा ले, तो यहाँ पे बन गया त का लोप होने पे बन गया उल्लेख। इसी प्रकार त के बाद यदि ध आ जाए तो फिर त के बाद देखिए ध आ रहा है तो यहाँ पर त को हम द में परिवर्तित कर देते हैं, और में री की मात्रा लगेगी तो यहाँ पे बन गया उद्धृत। इसी प्रकार त के बाद यदि श आ जाए तो फिर त के बाद देखिए श आया है तो यहाँ पर त को हम च में परिवर्तित करते हैं, त को च में परिवर्तित करेंगे तो बन गया उच्छिष्ट। और देखिए श को हमेशा छ में परिवर्तित करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे श है, श को श नहीं लिखेंगे, जब भी त के बाद दूसरे वाले वर्ण में यदि श रहेगा तो उसको छ में परिवर्तित करेंगे, तब होगा उच्छिष्ट। छ संबंधी नियम। किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च आ जाता है। अर्थात बच्चों स्वर के बाद यदि छ आ जाए, जैसे स्व में अस्वर आ रहा है, और छ आ जाए तो छ से पहले हम आधा च लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्वच्छंद, तो यहाँ पे आधा च लगा के क्या बन गया, स्वच्छंद। इसी प्रकार वी में ई स्वर आया है, ई स्वर के पहले बाद छ आया है, तो यानी छ के पहले हम क्या लगाएंगे, आधा च, तो बन गया विच्छेद। और इसी प्रकार अनु में उ स्वर आया है, उ स्वर के बाद छ आया है तो छ के पहले हम आधा च लगा के बनाएंगे, संधि करेंगे तो बन जाएगा अनुच्छेद। म संबंधी नियम। यदि म के बाद क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आता है तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे संबोधन, यहाँ पे देखो म के बाद कौन सा कोई भी वर्ण बोले थे हम क से म तक में, यानी ब आया तो ब को हम किस में बदल दिए, म में। म के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो बन गया संबोधन। बच्चों यहाँ क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंग, च का इ, ट का अड़ और प का म स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह और आए तो म के स्थान पर हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बच्चों सम और योग, यह आया है तो म की जगह हम अनुस्वार लगा दिए तो बन गया संयोग। इसी प्रकार सम धन शोषण, तो सम म को अनुस्वार में बदल दिए
और तो हो गया संशोधन। र संबंधी विशेष नियम। यदि र से पहले र हो और र से पहले ह्रस्व स्वर हो तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है तथा र का लोप हो जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, नी पे छोटी की मात्रा लगी है और र यानी यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, छोटी की है, छोटी ई है और र के पहले यदि ह्रस्व स्वर हो तो ह्रस्व को हम किस में बदल देंगे? दीर्घ में बदल देंगे, यानी बड़ी ई में बदल देंगे। तो न का क्या हो जाएगा? ऐसे नीरज, क्या नीरस। इसी प्रकार निरोग, तो नी में देखिए न पे छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को अब हम र अगर आएगा, र के पहले ह्रस्व स्वर रहेगा तो उसको दीर्घ में बदल दिए। अब देखिए छोटी को बड़ी में बदल दिए, अब यहाँ पे छोटी की मात्रा बड़ी लगा दिए तो बन गया निरोग।